जय जिनेंद्र। आज का क्लास शुरू हो रहा है। आइए। जय जिनेंद्र। कल हमने ये देखा था कि जम्बू के ही मेरू के इर्द गिर्द 2 ज्योतिष चक्र है। जम्बू के मेरू को ऐसे तो 3 ज्योतिष चक्र घूम रहे हैं। एक है लवण समुद्र के 2 सूर्य 2 चंद्र वाला, ये मध्य में रहा। आपको यहाँ दिख रहा है जम्बू द्वीप का 2 सूर्य 2 चंद्र वाला ज्योतिष चक्र। उसके बाद लवण के 4 सूर्य 4 चंद्र वाला ज्योतिष चक्र। आओ, आपको यहाँ कर्सर से दिखेगा, ये एक सूर्य है, ये दूसरा सूर्य है, उसके बाद ये तीसरा सूर्य और ये चौथा सूर्य। चारों सूर्य। ये दूसरा ज्योतिष चक्र है जो लवण समुद्र के ऊपर रहकर जम्बू के मेरू के इर्द गिर्द घूम रहा है। और एक तीसरा ज्योतिष चक्र कालोदधी समुद्र का, ये भी बराबर जम्बू द्वीप के ही मेरू को ध्यान में रखते हुए। आइए देखते हैं उसको भी। ये रहा। कालोदधी समुद्र में स्थित 42 चंद्र 42 सूर्य जम्बू द्वीप के मेरू पर्वत को ही प्रदक्षिणावर्त घूम रहा है। और ये 42 सूर्य 42 चंद्र कालोदधी के जो 8 लाख योजन चौड़ा उसकी चौड़ाई है, बराबर मध्य भाग में रहते हुए एक ही लाइन में एक सूर्य एक चंद्र, एक सूर्य एक चंद्र, ऐसे 42 सूर्य चंद्र जम्बू के मेरू के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो इस प्रकार से जम्बू के मेरू को 3 ज्योतिष चक्र जम्बू के मेरू के प्रदक्षिणा लेते हुए घूम रहे हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। कल मैंने किया है लेकिन रिकॉर्डिंग चढ़ाया नहीं है क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है। आप सब लोग हाजिर हो और मैं पढ़ाऊँ, इसलिए मैंने वो रिकॉर्डिंग रखा नहीं। आज वही टॉपिक फिर से करेंगे, ठीक है? हाँ, वही टॉपिक फिर से, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है समझना और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप खाली सुन के समझ लो उसको। आज वही हम फिर से करें। तो हमने कल अब हमको ये सारे 132 सूर्य और चंद्र की स्थिति समझनी है। आज 132 सूर्य और 132 चंद्र। तो पहले से शुरू करेंगे। जम्बू के मेरू को 3 ज्योतिष चक्र घूमते हैं। ये जम्बू का मेरू है, अति मध्य में है। ये तिर्यक लोक में एक रज्जु का तिर्यक लोक कहा है। चौड़ा लंबा दोनों तरफ से एक रज्जु तिर्यक लोक होता है और उसमें अति मध्य भाग में ये जम्बू है। जम्बू का मेरू पर्वत है। ये मेरू पर्वत से ये जम्बू द्वीप उससे बराबर 780 योजन ऊंचाई पे ये ज्योतिष चक्र है, जो जम्बू द्वीप का ज्योतिष चक्र। देखो यहाँ आपको 2 ज्योतिष चक्र दिखाई देंगे। ये पिक्चर में आपको 2 ज्योतिष चक्र दिखाई दे रहे हैं। अंदर का जो ये ज्योतिष चक्र है वो है जम्बू द्वीप का ज्योतिष चक्र, जो जम्बू के मेरू के इर्द गिर्द घूम रहा है। और उसमें 2 सूर्य 2 चंद्र दिख रहा है आपको, काले रंग के हैं, दिख रहा है? 2 सूर्य है 2 चंद्र है। एक सूर्य से दूसरा सूर्य कम से कम आप ऐसे इसकी पूरी गोलाई में देखने जाओगे तो जितना जम्बू द्वीप है उससे आधा, मतलब 50,000 योजन। 50,000 योजन पे एक सूर्य से दूसरा सूर्य। इसमें ना कोई माप फिक्स नहीं है। अंदर के चर ज्योतिष जो घूमने वाले ग्रह हैं सूर्य चंद्र, उसमें माप फिक्स नहीं है, लेकिन जो चर है बाहर के जो स्थिर है उसका फिक्स है। यहाँ पे 1 लाख का जम्बू द्वीप का एरिया है, तो एक सूर्य से दूसरा सूर्य बराबर आपको 50,000 योजन ऐसे दिख रहा है। ये ऐसी 50,000, लेकिन गोलाई तो ज़्यादा ही होगी। गोलाई होगी 3,15,000। समझ में आ रहा है मेरी बात? हाँ। ये जो गोलाई ये 3,15,000 है, उसमें एक सूर्य से दूसरा सूर्य दूर, तो ये तो 1.5 लाख से ऊपर हो गया ना। हाँ, ये 1.5 लाख 7,500 योजन से ऊपर हो गया एक सूर्य से दूसरा सूर्य।
इसलिए चर में कोई फिक्स नहीं है। अब यहाँ देखो, ये चंद्र से ये चंद्र, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जम्बू का ज्योतिष चक्र जो 330 योजन लवण में है, आधे से ज़्यादा लवण में है, और 180 योजन ही जम्बू द्वीप में है। वो पिक्चर मैं आपको बाद में वापस बताती हूँ। अब आओ, ये दूसरा ज्योतिष चक्र इसी मेरू के आसपास घूम रहा है। ये दूसरा ज्योतिष चक्र जो लवण समुद्र का है, और उसमें जैसे जम्बू में एक ही लाइन में बराबर भरत क्षेत्र के ऊपर ही जम्बू के बाहर के भाग में 180 योजन, जम्बू के एंडिंग पार्ट में ही 2 सूर्य है। ऐसे ये लवण का पूरा एरिया जो 2 लाख योजन का होता है बराबर, तो वो 2 लाख योजन में 1 लाख यहाँ से छोड़ो, 1 लाख यहाँ से, बराबर मध्य भाग में ये चारों सूर्य एक ही लाइन में, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, एक ही लाइन में हुए। हाँ, ये एक ही लाइन से घूम रहे, और उसमें भी एक सूर्य के बाद एक चंद्र है, यहाँ चंद्र है, उसके बाद सूर्य, फिर से चंद्र, फिर से सूर्य, फिर से चंद्र, फिर से सूर्य, फिर से चंद्र, फिर से, तो 4 सूर्य हो गए, 4 चंद्र हो गए। ये चारों सूर्य जम्बू के बराबर मध्य से निकल रहे हैं, और ये मध्य भाग में 16,000 योजन ऊंची लवण के मध्य से निकल रहे हैं, और ये मध्य भाग में लवण समुद्र में 16,000 ऊंची जल शिखा है। क्या है? जल शिखा है। अब सूर्य चंद्र तो खाली 780 से 900 योजन के अंदर ही घूमेंगे बराबर, ज्योतिष चक्र उससे ऊंचा तो जाने वाला नहीं है। मतलब ये हुआ ना कि जल शिखा के अंदर से निकल रहे हैं। ये जो चारों सूर्य है जल शिखा के अंदर से निकल रहे, तो पानी में से सूर्य निकलेगा, सूर्य आग का गोला है, बोलो निकल पाएगा? नहीं। इसीलिए लवण समुद्र के चारों सूर्य और चारों चंद्र उदक स्फटिक रत्न के बने हैं। किसके? उदक का मतलब पानी, और स्फटिक का मतलब है वो पानी को फाड़ के बाहर निकले, ऐसा रत्न बराबर। तो जम्बू द्वीप के चारों सूर्य चारों चंद्र पानी को फाड़ कर निकलते हैं, इसलिए वो उदक स्फटिक रत्न के बने हुए हैं, और ये बराबर लवण के मध्य से निकल रहे हैं। अब आपको ये समझ में आ जाएगा। देखो, ये 1 लाख है, और लवण 2 इधर तो 2 इधर, तो लवण का घूमना 5 लाख हो गया। अब 5 लाख में 4 सूर्य, तो एक से दूसरा कितना दूर हुआ? 1.25 लाख दूर हुआ। हाँ, परिधि में एक सूर्य से दूसरा 1.25 लाख दूर, इससे ये 1.25 लाख, इससे 1.25 लाख, इससे 1.25 लाख। जम्बू में भी बताया गया है कि दोनों मिलके टोटल 1,65,000 दूर था। कितना था? 1,65,000 तो नहीं, 1,57,000 आसपास, 1,57,000 दूर था। अब यहाँ 1.25 लाख दूर है। समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आ गई सबको? हाँ। अब ये अपना सूर्य भी इससे बना हुआ है? नहीं, अपना नहीं, अपने तो आकाश में ऐसे ही घूम रहा है, खुले आकाश में घूम रहा है। अच्छा। इनका जो सूर्य है वो पानी के अंदर से निकल रहा है। ओके। अब जल शिखा पूरे 5 लाख योजन में ही ऐसी विस्तृत है, जल शिखा ऐसी गोलाई में। 16,000 चौड़ी ऐसी जल शिखा, 16,000 ऊंची ऐसी जल शिखा, 10,000 चौड़ी ऐसे घूम रही है बराबर। तो अब ये 10,000 का एरिया और 16,000 ऊंची है, तो सूर्य को तो उसके अंदर से ही निकलना पड़ेगा। बराबर। इसलिए चारों सूर्य उदक स्फटिक के। अच्छा। हाँ, समझ में आ गया? हाँ, ठीक। अच्छा, अब यहाँ एक और बात पे ध्यान दो। जम्बू के 2 सूर्य, लवण के 4 सूर्य। अब जम्बू के 2 सूर्य है, तो एक सूर्य उदित होने के बाद दूसरा सूर्य जब आएगा तब 24 घंटे निकल जाएंगे। तो आज ये पहला सूर्य है, तो कल दूसरा सूर्य, तीसरे दिन वापस पहला सूर्य आएगा। तो अगर 2 सूर्य है तो 2 दिन बाद वो वापस आएगा पहला बराबर। तो लवण के 4 सूर्य है, तो वो कितने दिन बाद वापस आएगा? 3 दिन के बाद। 4 दिन बाद। 4 दिन बाद पहला सूर्य वापस आएगा।
4 दिन बाद। 4 दिन बाद क्यों? क्योंकि 4 सूर्य है ना। पहले दिन एक सूर्य, दूसरे दिन दूसरा सूर्य, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, 5वें दिन, मतलब 4 दिन खत्म होने के बाद पहला सूर्य वापस। ये क्लियर हो गया? हाँ। ये सब में ऐसा आएगा गणित। हाँ, और इसको है ना पीटक कहा जाता है। 2 सूर्य का एक पीटक, पिटारा। पीटक का मतलब पिटारा, 2 सूर्य 2 चंद्र। तो जम्बूद्वीप का एक पीटक हुआ। हाँ। और लवण के कितने पीटक हुए? 2 होंगे ना। 2 सूर्य का एक पीटक है। कितने सूर्य का? 2 सूर्य का एक पीटक। तो लवण के 2 पीटक हुए ना। हाँ, आओ। पीटक का मतलब एक, जैसे पिटारा कैसा होता है? अच्छा, ओके। एक पेटी, मतलब है कि भाई ये पूरा एक सेट है। लेकिन सेट तो ऐसे 4 का ही होना चाहिए ना, 4 सूर्य। नहीं, वैसे तो ज्योतिष चक्र तो चारों का एक ही है, आप ध्यान दो। वो ये 2 है तो भी एक ही ज्योतिष चक्र, 4 है तो भी एक ही ज्योतिष चक्र, लेकिन 2 का सेट बनाया हुआ है यहाँ पे। अच्छा। जम्बूद्वीप में मिनिमम 2 सूर्य है, बराबर। हाँ। तो अब उसका एक पीटक बोला है तो लवण के 4 पीटक हुए ना, लवण के 2 पीटक हुए ना, बराबर। बस। हाँ, 4 ना 2, तो ज्योतिष चक्र तो एक ही है ना लवण का, चाहे 2 पीटक है। जब अब ध्यान से सुनो। जम्बूद्वीप के एक पीटक में एक ज्योतिष चक्र, लवण के 2 पीटक का भी एक ही ज्योतिष चक्र। क्लियर हो गया? हाँ। पीटक 2 है लेकिन ज्योतिष चक्र एक ही है, बराबर। हाँ। अब आपको एक और बात, यहाँ तीसरा ज्योतिष चक्र भी है। जम्बूद्वीप के मध्य में जो मेरू है उसको 3 ज्योतिष चक्र घूमते हैं। एक तो जम्बूद्वीप का खुद का, दूसरा लवण का, और अब तीसरा भी ज्योतिष चक्र आएगा, मैं बता रही हूँ। आओ, तीसरा कौन सा आएगा बोलो? कालोदधी समुद्र का। किसका आएगा? कालोदधी, क्योंकि घातकी खंड के अपने मेरू है, पुष्कर के अपने मेरू है, कालोदधी का कोई मेरू नहीं है, बराबर। बराबर। हाँ, आओ। ये जम्बू का ही मेरू है, जम्बू का ही मेरू है। और कालोदधी समुद्र 8 लाख योजन चौड़ा है। कितना? 8 लाख योजन चौड़ा। तो बराबर मध्य से, मतलब 4 यहाँ से छोड़ो, 4 यहाँ से छोड़ो, मध्य में सूर्य होंगे। तो एक के पीछे एक के पीछे कैसे 42 सूर्य। कितने होंगे? एक सूर्य चंद्र, एक सूर्य चंद्र, 42 सूर्य 42 चंद्र, बराबर मध्य से निकलेंगे। क्लियर हुई मेरी बात? हाँ, तो अब 42 सूर्य चंद्र के पीटक कितने हैं? 21। आधे कर देना है बस, आधे सूर्य चंद्र कर देंगे तो 42 सूर्य चंद्र के 21 पीटक हुए। और एक और बात, ज्योतिष चक्र कितने? एक ही ना? नहीं, ये 42 सूर्य का ज्योतिष चक्र कितना? एक ही, बस। अब जम्बू के मेरू को 3 ज्योतिष चक्र घूम रहे हैं, बराबर। क्लियर? ये बात क्लियर हो गया? हाँ, चलो, बहुत अच्छा। कोई प्रश्न है तो पूछो। हाँ, सूर्य तो अपने जैसे ही है, बिल्कुल अपने जैसे, इतनी ही गर्मी, वो भी 5 भरत में। अब एक बात ध्यान से सुनो मेरी, और आगे मैं फिर से ये कहूँगी। 5 भरत में एक साथ सूर्योदय होगा, 5 भरत में एक साथ सूर्यास्त, बराबर। वो कैसे होगा? जब 5 भरत में निषद पर्वत पे एक साथ सूर्य आएंगे तो ही होगा ना। अगर निषद पे एक साथ सूर्य नहीं आएंगे तो 5 में एक साथ सूर्योदय होगा? नहीं होगा।
और भरत में अगर एक साथ सूर्योदय सूर्यास्त हो रहे हैं तो ऐरावत में भी सूर्योदय सूर्यास्त होंगे कि नहीं होंगे एक साथ? अच्छा, अब जब भरत में सूर्योदय होगा तो महाविदय में उस टाइम सूर्यास्त होगा, तो ही भरत में सूर्योदय होगा ना। और भरत में जब सूर्यास्त होगा तो महाविदय में सूर्योदय होगा। बराबर। तो ये पांचों में एक साथ कब होंगे? जब सारे ज्योतिष चक्र के सूर्य एक ही गति से घूमेंगे। अगर ये आगे पीछे गति में घूमे तो कुछ हो पाएगा बताओ? नहीं। और सभी ज्योतिष चक्र को खाली भरत ऐरावत के ऊपर से ही घूमना पड़ेगा, ये भी हाँ या ना? अगर मान लो कि हमारे यहाँ भरत से घूमे और बाकी घातकी खंड में ये महाविदेव के ऊपर से घूमे या हिमवान के ऊपर से घूमे तो सारे निषद पे आ सकेंगे क्या एक ही टाइम पे? नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। और सभी भरत क्षेत्रों में एक साथ एक ही जगह पे निषद पे आ और सूर्योदय, ये संभव होगा? नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। इसीलिए सभी क्षेत्रों में एक साथ सूर्योदय सूर्यास्त, और वो भी पांचों भरत के ऊपर ही सूर्योदय सूर्यास्त होना, पांचों ऐरावत के ऊपर ही सूर्योदय सूर्यास्त होना। क्योंकि यही कारण है कि उत्सर पीढ़ी का पहला से छठा आरा, छठा से वापस पहला आरा सिर्फ भरत और ऐरावत में ही होते हैं। समझ में आई ये बात? तो भरत और ऐरावत के ऊपर से ही घूमेंगे ना। महाविद्या के ऊपर से घूमे तो वहां पे भी काल बदलेगा कि नहीं? वहां तो कोई ग्रहण व्रहण सब अशुभ असर होती ही नहीं है, एक जैसा टाइम है वहां पे तो। बराबर। हाँ, हमारे यहाँ हमारे माथे से सूर्य चंद्र घूम रहे, इसीलिए सब घट रहा है ना, बढ़ रहा है। बराबर। हाँ हाँ, महाविद्या में आ रहे इसलिए नहीं है कि उसके ऊपर से तो ग्रह घूमते ही नहीं है, यही तो कारण है। अब ग्रह जिस प्रदेश के ऊपर से घूमेंगे उसी में बदलाव लाएंगे। बराबर। हाँ, तो हमारे प्रदेश में बदलाव आता है, प्रदेश में बदलाव, क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव चारों घटते हैं, वो सिर्फ भरत और ऐरावत में ही घटते, और कहीं नहीं घटते। तो पांचों भरत पांचों ऐरावत के ऊपर से ही सूर्य चंद्र घूमने चाहिए कि नहीं? घूमने, इसी के ऊपर से ही घूमने चाहिए, और कोई प्रदेश से नहीं। अगर मान लो कि हमारे यहाँ भरत से घूम रहा है और पूर्व घातकी खंड और पूर्व पुष्कर या पश्चिम घातकी खंड पश्चिम पुष्कर में वो हिमवान पर्वत और महाविद्या के ऊपर से घूम रहा है, तो वहां पे आरा बदल हो जाएगा। बराबर। मगर ये है नहीं, ऐसा होता नहीं है। तो जहां से ये सूर्य चंद्र घूमेंगे वहीं पे अनंत पर्याय में बदलाव आएगा, और ये बदलाव आने के कारण आरा बदलेगा। बराबर। तो मैंने आपको अभी अभी बात बताई आरा बदलने की, अब वो हम पिक्चर से समझे। देखो ये जम्बूद्वीप है, उसमें ये जम्बूद्वीप और ये लवण दोनों का पिक्चर है। देखो, क्योंकि एक ही ज्योतिष चक्र में सारे मंडल है। बराबर। तो ये जम्बू के दो सूर्य है, और यहाँ से आपको ये जम्बू के ही बताया है, ये कोई लवण का सूर्य नहीं है, ये पूरा जम्बूद्वीप का कैसे घूम रहा है वो बताया है। तो आप देखो, ये भरत के खाली 180 योजन के अंदर ये सर्व अभ्यंतर मंडल आया, क्योंकि हमारे जो जम्बू के जो मांडले ना उसमें 184 मांडले सूर्य के, तो जम्बू के खाली 180 योजन के अंदर है। देखो ये जो डार्क कलर है वो जम्बू का 180 योजन का एरिया है। समझ में आया? मेरा कर्सर है वहां पे, आ गया? और ये ब्लू है वो लवण है, तो देखो यहाँ तक ही सूर्य है, मतलब ये 330 योजन, ये थोड़ा ज़्यादा बता दिया है, बिल्कुल थोड़ा यहाँ तक ही आएगा। तो ये 330 योजन में आपको लवण मिलेगा। तो मेरे कहने का अर्थ ये सर्व अभ्यंतर मंडल, ये सर्व बाह्य मंडल, हमारा जो एक ज्योतिष चक्र ये है। देखो ये अंदर का, ये बाहर का, तो अंदर का मंडल आएगा जम्बू की 180 योजन में, बाहर का आएगा लवण के 330 में। क्लियर हो गया?
और नीचे यहाँ पे ये कौन सा एरिया आएगा जम्बू में? खाली भरत और ऐरावत, बाकी कोई क्षेत्र नहीं आता। महाविद्य में जो किनारे के ऐसे 510 योजन है ना, वहाँ पे तो सीतामुख वन है, वहाँ कोई लोग नहीं रहते। ठीक है, हाँ, इसलिए वहाँ पे असर नहीं होती। आओ देखो, अभी यही चीज़ यहाँ पे देखो, ये हो गया हमारा जम्बू द्वीप। तो बराबर कौन से एरिया में ये मंडल घूमेंगे? सिर्फ इसके 180 में ही, तो इतनी ही बॉर्डर आएगी ना खाली। तो अब देखो महाविद्य में वो कोई कुछ भी आ रहा है 180 योजन के अंदर? नहीं, यहाँ आपको दिख रहा है, देखो कोई प्रदेश नहीं है, बराबर। हाँ, ऐसे तो इसीलिए ये 180 योजन के अंदर ही ग्रह घूम रहे हैं, और वहाँ जो प्रदेश आएगा उसी में बदलाव आएगा। वहाँ पे सिर्फ भरत और ऐरावत के ही प्रदेश आते, क्षेत्र, और किसी के नहीं आते। अब आओ, यही चीज़ हम ये घाटकी खंड में जाएंगे। अभी घाटकी खंड में मैं जा रही हूँ। कोई क्वेश्चन है ये जम्बू और लवण का? तो बोलो। नहीं। आओ, यही वापस पिक्चर है जम्बू द्वीप के किनारे से। देखो, किनारे से मंडल घूम रहे हैं, बराबर। तो सर्व अभ्यंतर जम्बू के 180 योजन में आया, और बाकी के लवण के 330 में सर्व बाहर के मांडले आए, बराबर। आओ, अब ये है हमारे घाटकी खंड का पिक्चर। आओ, जम्बू और लवण के मांडले छोड़ दो। अब उसके बाद का जो लवण के बाद जो घाटकी खंड का एरिया है, आप इसको यहाँ पश्चिम घाटकी खंड समझो, ये पूर्व घाटकी खंड समझो, इस तरफ, और ये इस तरफ। समझ में आ गया? अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ पे 6 सूर्य 6 चंद्र, ये 4 लाख का एरिया है। कितना एरिया है घाटकी खंड का? 4 लाख का। 4 लाख। तो उसमें ये मंडल कहाँ घूमेंगे? सिर्फ भरत और ऐरावत के ऊपर ही। तो घाटकी खंड को भी हम बिल्कुल ऐसे ही समझेंगे। आओ देखो, ऐसे ही समझेंगे। देखो, मान लो ये घाटकी खंड है, ऐसे ही गोल। तो जम्बू द्वीप था, ऐसा ही गोला होगा जम्बू द्वीप के इस तरफ। आओ, मैं पिक्चर बताती हूँ, उसमें समझ में आ जाएगा। देखो, समझ में आया? ये जम्बू द्वीप है, और उसके बाहर लवण समुद्र। देखो, ये ब्लू कलर का लवण है, मछलियां दिख रही है ना? ये मछलियां दिख रही है, बड़ी बड़ी मछली। तो ये जम्बू द्वीप, ये जम्बू द्वीप, और उसके बाहर का एरिया लवण, बराबर। हाँ, अब ये लवण, ये जम्बू और ये लवण है। अब हम देखेंगे, देखो इस तरफ घाटकी खंड। अब घाटकी खंड पूरा ये एरिया गोलाई में जाएगा ऐसे ही। तो ये पूर्व घाटकी खंड, ये पश्चिम घाटकी खंड, तो बराबर इस तरफ भी गोल आएगा ना, पूर्व घाटकी खंड आएगा ना? ये लवण की बाजू में ऐसे ही हमको आपको इमेजिन करना है, ऐसे ही यहाँ पे गोल पूर्व घाटकी खंड है, बराबर। ये पश्चिम घाटकी खंड, इसका भी मेरू है, तो इस तरफ भी एक मेरू होगा ना? होगा। अब आपको यहाँ देखना है कि ये जो मेरू है, ये मेरू के आसपास घाटकी खंड के 6 सूर्य 6 चंद्र बराबर ये गोलाई में घूमेंगे, वो भी भरत के ऊपर से ही। तो अब ये भरत में जब निषद पे सूर्य आएगा, तो यहाँ भी निषद पे सूर्य आएगा कि नहीं? आएगा। एक ही टाइम पे आना चाहिए ना? हाँ, तो यहाँ 6 सूर्य 6 चंद्र 6 है, तो कितने दिन बाद वही सूर्य वापस आएगा? 5 दिन के बाद। 6 दिन के बाद। 5 मत बोलो, 6 सूर्य है तो 6 दिन। हर सूर्य का एक दिन होता है, हर सूर्य का एक दिन। तो हर एक सूर्य का एक दिन है, तो 6 दिन के बाद आएगा ना? हाँ,
और घूमेगा भी भरत और ऐरावत के ऊपर से ही, इसीलिए पांचों भरत में बदलाव आता है। बराबर। बराबर। तो आपका ये एक भरत, ये यहाँ दूसरा और यहाँ तीसरा, 3 भरत हो गया। हाँ। आओ अब इसके सूर्य चंद्र भी समझ लेते हैं। आओ देखो, ये है घातकी खंड के, पूर्व घातकी खंड के 6 सूर्य 6 चंद्र। पढ़ रहा है, आपको पढ़ाई दे रहा है? हाँ। आप पढ़ सकते हो लिखा हुआ? हाँ। हाँ, मैं बोल रही हूँ, पूर्व घातकी खंड के एक ही ज्योतिष चक्र में 6 सूर्य 6 चंद्र, पूर्व घातकी खंड के मेरु को, ये मेरु भी पूर्व घातकी खंड का है, ये घातकी खंड है नीचे, उसके मेरु को प्रदक्षिणा वर्त से घूमते हुए प्रदक्षिणा दे रहे हैं। और ये भी घूमेंगे भरत ऐरावत के ऊपर से, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। बराबर। 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 6 सूर्य 6 चंद्र, तो पीटक कितने होंगे? 3। बराबर, परफेक्ट। अब आओ पश्चिम घात की खंड की बात करेंगे। पश्चिम घात की खंड के एक ज्योतिष चक्र में भी और 6 सूर्य 6 चंद्र। बराबर, यहाँ के भी। तो यहाँ के मेरु को ये घूमेंगे। तो अब एक बात यहाँ ध्यान से सुनो, पूर्व घात की खंड के सूर्य पश्चिम में नहीं जाएंगे और पश्चिम के पूर्व में नहीं जाएंगे। समझ में आया? हाँ। और इसके भी 3 पीटक और ये दोनों में भी जब भी भरत क्षेत्र में जम्बू का सूर्य आएगा, तब भी यहाँ भी जम्बू का सूर्य आएगा। क्लियर? क्लियर। अब आओ उसके बाद कालोदधी समुद्र, वो 8 लाख योजन चौड़ा है। ये भी घातकी खंड भी दोनों 4-4 लाख थे, लेकिन कोने से ही, बराबर कोने के ही समय जगह से ही ये 184 मांडले सूर्य के घूमेंगे। समझ में आ गया? हाँ, ये भी 4 लाख का है, लेकिन कोने से ही घूमेंगे, तभी वो भरत और ऐरावत के ऊपर से घूम पाएंगे। आओ, ये है कालोदधी समुद्र के 42 सूर्य 42 चंद्र, और यहाँ आपको ये सारे घूम रहे मेरु को प्रदक्षिणा देते हुए। तो उसके 8 लाख योजन जो चौड़ाई है, बराबर मध्य। कोने ત્યાં અવાજ આવે છે? પ્લીઝ બંધ કરી દો जरा माइक। बराबर मध्य में रहते हुए ऐसी गोलाई से ये घूम रहे हैं। एक सूर्य एक चंद्र, एक सूर्य एक चंद्र, ऐसे 42 सूर्य 42 चंद्र। ठीक है, और घूमते हैं मेरु को ही मध्य में रखते हुए। ठीक है, जो देखो ध्यान दो, जो द्वीप है ना उसमें कोने से घूम रहे। क्यों? क्योंकि भरत और ऐरावत के ऊपर ही उसके बदलाव आने। जम्बू द्वीप में तो लवण होगा या कालोदधी होगा, बराबर मध्य से घूमेंगे। कहाँ से घूमेंगे? मध्य से। बराबर मध्य से, क्योंकि आपको आगे पढ़ने में आएगा, परमात्मा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि सारे समुद्र की वक्तव्यता लवण समुद्र की तरह ही समझना है। मतलब अगर आप चर ज्योतिष की बात करें तो लवण की तरह ही कालोदधी में समझना है, और जम्बू द्वीप की तरह आपको घातकी खंड और पुष्कर वर्ग की ही व्यवस्था समझनी है। समझ में आई ये बात? ये परमात्मा ने पहले से ही बोल दिया है। तो इसके होंगे 21 पिटक। 42 सूर्य चंद्र है तो 21 पिटक। समझ में आ गया? मैं आगे लूँ अर्ध पुष्कर? आओ, देखो ये है आपका अर्ध पुष्कर। अर्ध पुष्कर द्वीप। आओ, अर्ध पुष्कर द्वीप में भी इस तरफ 8 लाख योजन, इस तरफ 8 लाख योजन। ये द्वीप कितना चौड़ा है? देखो यहाँ नीचे है पुष्कर द्वीप, कितना चौड़ा?
8 लाख योजन, कितना? 8 लाख योजन। और ये भी 8 लाख योजन, बराबर। बराबर। तो ये 8 लाख योजन चौड़ा है, तो उसके मेरू के आजू बाजू पुष्कर के 8 लाख है, तो सूर्य भी ज्यादा चाहिए ना। यहाँ 36 सूर्य 36 चंद्र है, कितने? 36। एक 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 पूर्व अर्ध पुष्कर के 36 सूर्य 36 चंद्र, पश्चिम अर्ध पुष्कर के भी 36 सूर्य 36 चंद्र। ओके। अब पूर्व के जो 36 सूर्य 36 चंद्र है वो पश्चिम में नहीं जाएंगे और पश्चिम के पूर्व में नहीं जाएंगे, क्योंकि जगह ही नहीं है ना जाने का, है ना। हाँ। अब आओ यहाँ पे देखो, ये जो पूर्व अर्ध पुष्कर के जो द्वीप के सूर्य चंद्र है वो बिल्कुल उसके कोने से ही घूमेंगे। ये कोने से ही पांचों भरत के ऊपर से जाते, तो यहाँ भी भरत के ऊपर से ही जाएंगे ना, खाली भरत और ऐरावत के ऊपर से ही घूमेंगे। ये भी खाली यहाँ के भरत ऐरावत से ही घूमेंगे। अब यही कारण है कि पांचों भरत में एक साथ सूर्योदय होगा। पांचों भरत में आओ, पांचों, जैसे ये भरत जम्बू का है तो यहाँ निषद ऊपर आया तो भरत में सूर्योदय। अब ये पूर्व घाट की खंड का है तो यहाँ निषद पर आया तो भरत में सूर्योदय। ये पूर्व अर्ध पुष्कर है तो यहाँ भी निषद पे आया तो भरत में सूर्योदय। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल इस तरह यहाँ के भी दो समझना है। आओ देखो, पिक्चर नीचे है, पूरी एक में नहीं आएगा ना, इसलिए देखो ये दो क्लियर हुए। आपको इसको इस तरफ दो समझना है। तो दो घाट की खंड, दो पुष्कर हो गए, हो गए पांचों। हाँ, अब आपको पांचों भरत में एक साथ सूर्योदय, पांचों ऐरावत में एक साथ सूर्योदय, पांचों महाविद्य में एक साथ सूर्योदय, ये कब मुमकिन होगा? जब इसके ऊपर से ही ग्रह घूमेंगे तब, और एक ही गति से घूमेंगे तब, बराबर। बराबर। अगर गति आगे पीछे हो गई तो भी एक साथ नहीं आएंगे। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ। अगर जम्बू द्वीप के सूर्य की गति ज्यादा तेज है और घाटी खंड के सूर्य की गति कम है तो बोलो एक साथ पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे फिर से मैं याद कराती हूँ, जम्बू में 2 सूर्य है तो 2 दिन के बाद सूर्योदय, घाटी खंड में 6 सूर्य है तो 6 दिन के बाद, और पुष्कर में 36 सूर्य है तो 36 दिन के बाद। क्लियर हो गया? पांचों खंड आपको समझ में आ गया? अब जैसे कि ये खंड है जम्बू द्वीप, यहाँ घातकी, आपको यहाँ और घातकी समझना है तो ये घातकी समझ लेने के बाद ये सारी बाकी की जमीन पर्वत होगा। क्या होगा? जमीन पर्वत, ईशुकार पर्वत। बाकी सारी जमीन पर्वत होगी, क्योंकि वहां कोई लोग नहीं रहते। लोग सिर्फ ये इसी खंड के अंदर के भरत और ऐरावत और ये सारे क्षेत्र में ही रहते हैं और कहीं नहीं रहते हैं, बराबर। बराबर। हाँ, और यहाँ भी देखो ये 8 लाख योजन और यहाँ दूसरा बड़ा 8 लाख योजन का गोल है, तो बाकी के सारे एरिया में क्या होगा? ईशुकार पर्वत। क्या होगा? पर्वत, ईशुकार पर्वत, क्योंकि लोग तो क्षेत्र में ही रहेंगे ना। लोग पर्वत पे नहीं रह सकते। बोलो, पांचों भरत क्षेत्र, पांचों ऐरावत, पांचों का कारण समझ में आ गया आपको? ये 3 है और यहाँ 2, देखो नीचे वाले 2 आपको सारे एक लाइन में समझने हैं, तो ही पांचों मेरू एक लाइन में आएंगे, बराबर। पांचों मेरू एक लाइन में ऐसे ही आ सकते हैं। मेरी बात सही है ना? हाँ पिक्चर में तो छे ज ने ना, તમાર ઘરે मन लागे पिक्चर में। हाँ, आप सबके वहाँ पे जो एक जम्बू द्वीप का पिक्चर है, आप उसके अंदर वो पहले की बुक में भी देखिए, पांचों मेरू एक लाइन में। एक मिनट, मैं जरा एक फोन ले रही हूँ। हाँ, देखिए ज्योतिष चक्र तो आपने जान लिया, बराबर। एक पीटक भी जान लिया, राइट? हेलो। हाँ, अब ये ज्योतिष चक्र के अंदर से कैसा है उसको देखेंगे। देखो पिक्चर आपके सामने आया है, वो जो ज्योतिष चक्र है उसमें सूर्य के मंडल नीचे हैं। ये रहे सूर्य के मंडल। आओ
देखो ये सूर्य के मंडल है 184, उसके बाद ये चंद्र के 15 मंडल, मतलब ये फ्लोर की तरह है। पहले माले पे ये है तो 5वें 7वें माले पे ये है, दिख रहा है आपको? उसके ऊपर, और उसके ऊपर ये नक्षत्र के मंडल, मतलब सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा। अब उसके ऊपर ऊपर ग्रह जाएंगे, तारा के मंडल आएंगे, सारे एक फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, इस प्रकार से जाएंगे। कैसे जाएंगे? फ्लोर के हिसाब से। फ्लोर के हिसाब से। अब इसकी चौड़ाई भी 510 योजन, मतलब ये शुरू होगा जम्बू के 180 से और खत्म होगा लवण के 330 में ही। जैसे ये ऐसे खत्म होगा वैसे भी ये भी एग्जैक्टली ऐसे खत्म होगा, मतलब ये तीनों का पहला एक साथ और लास्ट भी एक साथ, एक ही लाइन में। देखो यहाँ किया हुआ है, समझ में आ रहा है? ये पहला एक साथ और ये लास्ट एक साथ, दिखाई दिया? लाइन दिख रहे हैं आपको? हाँ। पर मगर ये 1 से 8 में ये खाली 8 है, ये 15 है और ये 184, बस ये फर्क है, क्योंकि ये बहुत नजदीक नजदीक है, ये थोड़ा नजदीक और ये बहुत दूर है। ठीक है? ठीक है। ठीक है। आपने जैसे घर में वो स्टील की बास्केट नहीं होती है, पहला फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसा छोटी बड़ी बर्तन रखने की होती है ना, ऐसे ही हाँ। एक 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 पूरे स्टैंड में ऐसी 3 अलग अलग फ्लोर जैसा। समझ में आ गया मैं क्या कह रही हूँ? हाँ। अब ये पिक्चर का मामला खत्म हुआ। आपको मेरे हिसाब से तो लग रहा है समझ में आ गया होगा। 5 मेरु, पांचों के मेरु के अलग अलग ज्योतिष चक्र, उसमें जम्बू के मेरु में 3 ज्योतिष चक्र है, एक के बाद एक। तो मैंने अभी आपको नक्षत्र बताए और सूर्य चंद्र बताए, ये बात समझ में आ गई ना? आपने वो नक्षत्र मांडला देखा और सूर्य चंद्र के भी मंडल देखे, बराबर? अब सूर्य चंद्र तो अपने अपने एक के बाद दूसरे मंडल में, दूसरे के बाद तीसरे मंडल में ऐसे घूमते हैं, राइट? देखो सूर्य तो एक मंडल से दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में, लेकिन नक्षत्र कभी नहीं घूमेंगे ऐसे। नक्षत्र कैसे होंगे? देखो इसका मैं अभी आपको पिक्चर बता रही हूँ कि नक्षत्र के ऐसे 8 मंडल बताए हैं, लेकिन 8 मंडल में नक्षत्र देखो इस प्रकार से होंगे। कैसे होंगे देख लो आप। आओ। के बराबर अति मध्य भाग में पहला मेरु, एक एक मेरु है, ऐसे पांचों के पांचों द्वीप जम्बू द्वीप की तरह ही, 2 तरफ पूर्व घात की खंड, पश्चिम घात की खंड और पूर्व अर्ध पुष्कर, पश्चिम अर्ध पुष्कर, और सबके 5 मेरु इस प्रकार से एक ही लाइन में। और 5 में जब यहाँ निषद पर्वत के ऊपर सूर्य आएगा तभी यहाँ पे भरत क्षेत्र में सूर्योदय होगा, और ये निषद पे जब सूर्य जाएगा तब भरत क्षेत्र में सूर्यास्त और महाविदय में सूर्योदय होगा। उसके बाद जब ये यहाँ जाएगा निषद के ऊपर, तब ये ऐरावत में भी सूर्योदय और भरत में, क्योंकि ये निषद में जाएगा तभी यहाँ निषद में दूसरा सूर्य आएगा, बराबर एक से बराबर सामने। तो जब यहाँ दोनों निषद पे सूर्य आते हैं तो भरत ऐरावत में सूर्योदय, और दोनों ये निषद पे सूर्य जाते हैं रिटर्न में, तभी दोनों भरत ऐरावत में सूर्यास्त। और जब भरत में सूर्यास्त तो महाविदय में सूर्योदय, भरत में सूर्योदय तो महाविदय में सूर्योदय। तो इस प्रकार से 5 मेरु के आसपास 132 सूर्य चंद्र घूम रहे हैं, और ऐसे 5 भरत में, 5 निषद पे जब सूर्य जाएगा तब ही 5 भरत में आपको सूर्योदय प्राप्त होगा, क्योंकि 5 अडिद्वीप के 132 सूर्य चंद्र होते हैं, सबकी गति एक समान, सब सूर्य चंद्र की गति एक समान है। इसी कारण से सारे सूर्य एक साथ निषद पे जाएंगे और सारे भरत में सूर्योदय भी एक साथ करेंगे, भरत में सूर्यास्त भी एक साथ करेंगे, महाविदय में सूर्योदय एक साथ करेंगे, महाविदय में सूर्यास्त एक साथ करेंगे। जब एक सूर्य भरत महाविदय में सूर्योदय सूर्यास्त कर रहा है तब दूसरा सूर्य ऐरावत महाविदय में सूर्योदय सूर्यास्त करेगा। तो इस प्रकार से ये 132 सूर्य चंद्र की गणना घूमने के कारण हो रही है भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के
ज्योतिष चक्र के मंडल। देखिए यहाँ आपको बराबर बीच में से ये दो विभाग हुआ है, तो यहाँ एक ज्योतिष 28 नक्षत्र का, एक नक्षत्र चक्र भरत क्षेत्र का, और ये 28 नक्षत्रों वाला दूसरा ज्योतिष चक्र ऐरावत का। तो एक सूर्य जब यहाँ ये हस्त नक्षत्र में होगा तो बराबर दूसरा सूर्य बराबर सामने वाला हस्त नक्षत्र के अंदर ही आपको मिलेगा। देखिए ये रहा हस्त एक और ये रहा हस्त दूसरा, बराबर ये है हस्त और ये भी है हस्त। अब मान लो कि अगर यहाँ पे अभिजीत नक्षत्र में एक चंद्र है तो बराबर सामने के ही अभिजीत में आपको दोनों दिखेंगे। एक सूर्य अगर अभिजीत में, ये अभिजीत में है, दूसरा सूर्य ये अभी, क्योंकि दोनों नक्षत्रों की जोड़ी है। एक सूर्य का ये पट है, एक सूर्य का ये पट, तो यहाँ जो नक्षत्र में सूर्य होगा बिल्कुल यहाँ पे वही नक्षत्र में सूर्य आपको मिले। ये है जम्बू द्वीप के मेरू के ऊपर नीचे से लेके ऊपर 790 योजन जाने के बाद ज्योतिष चक्र शुरू होगा, जो 110 योजन की ऊंचाई, जो मैंने आपको बताया कि एक फ्लोर, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 110 योजन के इसमें फ्लोर मिलेंगे, 110 योजन का एरिया। ठीक है, जैसे 110 फ्लोर हो गए बिल्कुल वैसे ही। और आपको यहाँ पहले फ्लोर पे सूर्य के मंडल, दूसरे फ्लोर पे चंद्र के मंडल, तीसरे फ्लोर पे नक्षत्र मंडल, उसके बाद भी अगर आप देखने जाओ ऊपर के फ्लोर पे तो आपको ये सब देखिए यहाँ मिलेगा। आपको ये सूर्य मंडल, ये सबसे पहले नीचे तारा मंडल, उसके बाद ये है सूर्य के मंडल, उसके बाद ये है चंद्र के मंडल, उसके बाद ये है यहाँ नक्षत्र के मंडल, उसके बाद सारे ग्रहों के मंडल। ठीक है, बुध ग्रह, यहाँ बुध लिखा हुआ है आपको, देखो दिखे तो बुध। उसके बाद उसके ऊपर सूर्य, शुक्र का मंडल, शुक्र ग्रह का एरिया, शुक्र ग्रह के मंडल। उसके बाद आप उसके ऊपर के फ्लोर में आओ तो शनि, फिर गुरु, ऐसे ऐसे आपको एक के बाद एक के बाद एक, मंगल, आपको सारे ग्रह के एक के ऊपर एक 110 योजन में पूरे 110 फ्लोर के अंदर 88 ग्रह, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारा और ग्रहों के साथ सब के सब मंडल इस प्रकार से ज़मीन से ऊंचाई से आपको मिलेंगे। और ये जहाँ एरिया में घूमेंगे वो सारा भरत और ऐरावत के ऊपर से ही घूमेंगे, बराबर। ये है हमारा जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप के कोने से घूम रहा है, देखो कोने से घूम रहा है, मतलब भरत और ऐरावत के प्रदेश के ऊपर से ही ये मंडल जाएंगे। ये रहा हमारा 27 नक्षत्रों के आकार, जो मैंने अभी आपको नाम बताए। फिर से मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए। अभिजीत नक्षत्र गौशीर्ष है और वो 3 तारे से बना, यहाँ नंबर लिखे हैं, अभिजीत 3 तारा, गौशीर्ष गाय का सिर है वैसा उसका आकार। उसके बाद है श्रवण नक्षत्र, ये भी 3 तारों से बना है, ये कावड़ का आकार है। ये घनिष्ठा है जो 5 तारों का है, वो पिंजरा जैसा आकार है और 5 तारों से ये नक्षत्र बना है। उसके बाद सत्तारा नक्षत्र 100 तारों से बना है, बिल्कुल वो 100 तारों की फूल की छाबड़ी की तरह ये 100 तारा उसमें लगे हुए हैं। उसके बाद है ये पूर्व भाद्रपद जो अर्धवाव के आकार में है, और अर्धवाव दूसरी उत्तर भाद्रपद, ये चारों मिलके बिल्कुल एक चौरस 4 तारा का आकार, जो मैंने आगे आपको पलंग के समान बोला, ऐसा ऊपर 2 नीचे 2। उसके बाद आओ रेवती नक्षत्र जो नाव है, बोट है, और ये 32 तारों से बना हुआ है। आप ये जब ये सारे तारों की गिनती करोगे तो ये 32 के नंबर में मिलेगा। फिर है ये अश्विनी नक्षत्र जो 1, 2, 3, जो अश्व की ग्रीवा, अश्व स्कंध उसको कहा जाएगा। फिर भरणी नक्षत्र भग योनि 1, 2, 3, तो ये योनि के आकार के होने के कारण, भग आकार का होने के कारण भगण यानी कि आकाश की योनि, तो ये भरणी नक्षत्र होता है। फिर कृतिका नक्षत्र 6 तारा का आकार होता है, ऐसा ब्रिज की तरह, और इसको कृतिका नक्षत्र कहा गया है, बिल्कुल थैले के आकार का। उसके बाद है ये रोहिणी नक्षत्र
1 2 3 4 5 5 का आकार है। गाढ़ा की धूसरी है, आगे से संकुचित, पीछे से बाहर से चौड़ी। तो यहाँ 1 फिर 2 2 ऐसे। तो ये 5 तारों से बना रोहिणी जो सबसे बलवान नक्षत्र माना गया है। उसके बाद है मृगशीर। देखिए यहाँ 1 2 3 लाइंस, जैसे ये मृगशीर का मुंह है, ये उसकी आंखें हैं और ये उसकी सींग है ऊंचाई। तो ऐसे ही मृगशीर हरण का ये आकार। फिर है यह आर्द्रा नक्षत्र जो खून की एक बूंद, ऐसे तो लंबी चाकू से खून की बूंद गिरे वैसा उसका आकार। फिर पुनर्वसु त्राजवा है, तराजू है, पुनर्वसु नक्षत्र इस प्रकार से ये 5 नक्षत्र के तारा से बना है। पुष्य नक्षत्र 3 तारे से बना है, वर्धमान उसको कहा जाता है। आओ, पताका ध्वजा है ये आश्लेषा नक्षत्र 6 तारों से बना है। उसके बाद है मघा नक्षत्र का आकार किले की तरह है। ये मघा जो दातरडा भी कहा गया है, आगे दातरडा का शेप है, लेकिन ये बिल्कुल किले की तरह है, एक बंद किला है। ठीक है, आप ये तारा आगे आते ही आपको दातरडी का शेप भी बन जाएगा इसका। इसको बंद किला माना है मघा को। 7 तारों से ये बनता है। उसके बाद है ये पूर्वा फाल्गुनी के 2 अर्ध पलंग और बाकी के 2 अर्ध। तो ये टोटल हुआ पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी। उसके बाद है हस्त नक्षत्र जो 5 तारों से, आप इसको ऐसे देखोगे तो हाथ की आकृति हो जाएगी, इसलिए उसको हस्त नक्षत्र का है। फिर चित्रा है जो एक ही तारा है, जो जूई का फूल है। उसके बाद है स्वाति कील है, किला है, कील यानी कि खिल्ली, वो एक ही तारा है। फिर विशाखा जो 5 तारों से दामनी बनता है, दामनी जो अंबोड़े में लगाई जाती है वैसी दामनी का आकार। उसके बाद है अनुराधा नक्षत्र 4 तारों का ये एकावली हार, गले में लगा हुआ हार। फिर है ज्येष्ठा नक्षत्र जो हस्ती दंत की तरह 3 तारों से बना है। उसके बाद है मूल नक्षत्र 11 तारों से बना हुआ बिच्छू है ये। फिर है पूर्वाषाढ़ा 4 आगे 4 पीछे, 4 पूर्वाषाढ़ा 4 उत्तराषाढ़ा, हाथी के 4 पैर की तरह इसको माना है, इसलिए हस्ती की चाल बोला गया है। पूर्वाषाढ़ा को 4 तारे से हस्ती की चाल, ये पूर्वाषाढ़ा के ही 4 तारा है। और अब उत्तराषाढ़ा के 4 तारा है, वो बैठा हुआ सिंह है, आपको यहाँ दिख रहा है। देखिए 1 2 3 4, 4 तारों से बैठा हुआ बिल्कुल सिंह की तरह ये आकार। इस तरह से 28 नक्षत्र के 2 नक्षत्र पट से पूरे जम्बूद्वीप के 3,16,000 परिधि के ऊपर आकाश में घूमता हुआ ये ज्योतिष चक्र, और उसमें रहे नक्षत्रों के आकार शास्त्रों ने अपने आकार से जो केवली परमात्मा ने वो नक्षत्रों का जो आकार देखा है उस आकार से उसका प्रतिपादन किया है। और वो ग्रहों और नक्षत्रों का संबंध होने से जो ग्रह जो नक्षत्र में जाएगा उस दिन वो नक्षत्र के आधार पे ही उसकी किरणें गिरेगी नीचे, और वो नक्षत्र के आधार से ही शुभ अशुभ फल वो विस्तार को जरूर मिलेगा। ये फलादेश का विषय है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन ये आपको ये समझ में आना चाहिए कि सूर्य चंद्र तो नीचे है, ऊपर नक्षत्र है, तो आज सूर्य कौन से नक्षत्र के नीचे आया है वो दिखाई देता है, आज चंद्र कौन से नक्षत्र के नीचे आया है वो भी दिखाई देता है। तो नक्षत्र के संयोग से ही ग्रहों के रोज के घूमने और उसने में फल देने में विविधता प्राप्त होती ही है। आइए अब हम इसको पूरे नक्षत्र के वर्तुल में कैसे आकार में लगे हैं उसका पिक्चर देखेंगे। यह है भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के ज्योतिष चक्र के मंडल। देखिए यहाँ आपको बराबर बीच में से ये 2 विभाग हुआ है, तो यहाँ एक ज्योतिष 28 नक्षत्र का एक नक्षत्र चक्र भरत क्षेत्र का, और ये 28 नक्षत्रों वाला दूसरा ज्योतिष चक्र ऐरावत का। तो एक सूर्य जब यहाँ ये हस्त नक्षत्र में होगा तो बराबर दूसरा सूर्य बराबर सामने वाला
हस्त नक्षत्र के अंदर ही आपको मिलेगा। देखिए ये रहा हस्त एक और ये रहा हस्त दूसरा, बराबर। ये है हस्त और ये भी है हस्त। अब मान लो कि अगर यहाँ पे अभिजीत नक्षत्र में एक चंद्र है तो बराबर सामने के ही अभिजीत में आपको दोनों दिखेंगे। एक सूर्य अगर अभिजीत में, ये अभिजीत में है, दूसरा सूर्य ये अभी, क्योंकि दोनों नक्षत्रों की जोड़ी है। एक सूर्य का ये पट है, एक सूर्य का ये पट, तो यहाँ जो नक्षत्र में सूर्य होगा बिल्कुल यहाँ पे वही नक्षत्र में सूर्य आपको मिले। आओ देखो ये अभिजीत नक्षत्र सबसे पहला, मैं सारे नक्षत्र के नाम भी बोल रही हूँ, आपको पता चल जाएगा। इसका आकार देखो, तीन तीन है, जैसे गाय का सींग बोला गया उसको, ये अभिजीत, उसके बाद श्रवण, फिर ये घनिष्ठा, पिंजरा बोलते हैं उसको। 5 तारों का ये नक्षत्र, मैं सबके नहीं बोलूँगी, जिसका आपको एक बिल्कुल दिख रहा है उसकी बात करूँगी। उसके बाद है सतारा, ये 100 तारों का झुमका है, जो इतना जो एक ही स्टार बताया वो कितना का 100 तारा। 100 तारा सबसे ज़्यादा तारा सतारा में है, इसलिए नाम ही सतारा है। उसके बाद ये पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद, इसको प्रौष्ठपदा कहा जाता है। प्रौष्ठपदा ये बिल्कुल पलंग आकार का है। पहले 2 तारे हैं पूर्व भाद्रपद, पीछे के हैं उत्तर भाद्रपद, और ये पूरा ये चारों का मिलके एक आकृति हो रही है, उसको बोला गया है प्रौष्ठपदा। उसके बाद है रेवती नक्षत्र, जो 32 तारों का झुमका है ये, और उसका आकार है पूरा बोट की तरह, वाण जैसा आकार है इसका। ये 32 तारों का एक झुमका है। उसके बाद ये आएगा अश्वनी, देखो 1 2 3 अश्वनी नक्षत्र। उसके बाद ये भरणी नक्षत्र, ये भी 1 2 3। हाँ फेरવું જ છું, અરે ફેરવું જ છું, કર્સર ના ફરે એવું બને? हाँ सफ़ेद છે ને એટલે नहीं દેખાય, बराबर है भरणी। अब आओ यहाँ पे, ये है मृगशीर, देखो ये एक ही लाइन में बिल्कुल, इसको हरण का चेहरा बोल रहे, देखो ये है ना सीधी लाइन में, उसकी 2 आँख और बराबर मध्य भाग, तीनों एक लाइन में, इसको मृगशीर बोला जाता है। आओ उसके बाद है ये मृगशीर, बराबर। एक मिनट, नहीं सॉरी, ये भरणी हो गया। उसके बाद ये कृतिका नक्षत्र 6, देखो 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है, ये जैसे ब्रिज जैसा कृतिका। उसके बाद ये आया रोहिणी नक्षत्र, जो सबसे पावरफुल नक्षत्र है। 4 इस तरफ और ये 5 उल्टा घर जैसा दिख रहा है ना। उसके बाद ये है मृगशीर्ष नक्षत्र, देखो 1 2 3 4, ये हरण का चेहरा बनता है, इसलिए उसको बोला है मृगशीर्ष। फिर है आर्द्रा नक्षत्र, देखो ये पूरा मृगशीर्ष है। हाँ इतना पूरा हरण जैसा दिख रहा है ना, ये चेहरा है, ये गर्दन है और ये उसका पेट है, दिख रहा है। हाँ अब आओ, ये आर्द्रा नक्षत्र है, ये पूरा ऐसी लंबी लाइन यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये पुनर्वसु नक्षत्र, ये भी बराबर चौरस हुआ, बड़ा चौरस। और ये पुष्य नक्षत्र, ये त्रिकोण बन रहा है, देखा। उसके बाद ये आश्लेषा, आश्लेषा ऐसे गोल 5 तारे और बीच में 1 तारा ऐसा, ये है आश्लेषा। फिर ये मघा दातरडे जैसा है, देखा, दातरडा का आकार है। दातरडे का आगे का भाग, घास काटते हैं ना मघा से, दातरडे से। अब आओ फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी, ये भी दोनों साथ में है, पलंग जैसा। आगे के 2 पूर्वा फाल्गुनी, पीछे के 2 उत्तरा फाल्गुनी।
उसके बाद है हस्त, पिंजरा बन गया, 1 2 3 4 5, पंजा, पंजा हुआ है देखो, इसलिए इसको हस्त बोला है, हाथ है। फिर ये चित्रा नक्षत्र का तारा, उसके बाद ये स्वाति का तारा, फिर ये विशाखा, ये भी बहुत बड़ा ऐसा ही है, चौरस पलंग जैसा। अवाज आवे छे, क्या अवाज आवे छे? मेरा अच्छा अच्छा। अब ये देखो यहाँ पे अनुराधा नक्षत्र, ये आपको बराबर बिच्छू जैसा दिखेगा, दिख रहा है बिच्छू? और अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल तीनों यहाँ आ जाएंगे। विशाखा के बाद अनुराधा, फिर ये ज्येष्ठा और नीचे ही मूल, जो बिच्छू का डंक नीचे होता है हमेशा, तो मूल नक्षत्र में बिच्छू का डंक होता है। बराबर। अब उसके बाद पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा यहाँ नहीं दिख रहा है, वो भी बिल्कुल ऐसे पलंग की तरह इधर आएगा, 4। ये थोड़ा सा, हाँ बोल। हाँ, ये બધા તારા, જેટલા ડોટ ડોટ છે એ બધા તારા જ। हाँ हाँ। अब देखो ये बिच्छू का आकार बन रहा है ना, ये बिच्छू का आकार बन रहा है ना पूरा। और यहाँ पे आपको 2 पूर्वाषाढ़ा के 2 और यहाँ अंदर उत्तराषाढ़ा के 2, ऐसे ये भी 4 तारे का एक चौरस। और आपके अभी यहाँ सारे उत्तराषाढ़ा में सब नक्षत्र खत्म हो गए। ठीक है, अभी अभी आपने सारे नक्षत्र देखे। अब ये नक्षत्र के मंडल भी ऐसे गोल घूम रहे, एक आधा भरत के ऊपर, आधा ऐरावत के ऊपर। मतलब एक ऐसे 2 नक्षत्र पट है, जो आपने 28 नक्षत्र जाने ना, मैंने सबके नाम लिए, बराबर? ऐसे 2 नक्षत्र पट है, भरत के ऊपर का अलग, ऐरावत के ऊपर का अलग। तो ये जो नक्षत्र मंडल है, दोनों मिलके पूरा ऐसा गोल कोने से घूमेगा। अब यहाँ पे जो नक्षत्र में सूर्य है, बराबर उसी के सामने दूसरे नक्षत्र में चंद्र आया, तो कौन से नक्षत्र में सूर्य है तो कौन से नक्षत्र में चंद्र आया, तो वो महीने की पूनम होगी। बात समझ में आई? अगर एक ही नक्षत्र पे दोनों आए तो अमावस होगी, बराबर? अब 2 नक्षत्र मन चक्र है, तो दोनों सूर्य और 2 नक्षत्र चक्र, तो दोनों सेम टाइम सेम ही नक्षत्र पे होंगे, हाँ या ना? ये तो छोड़ो, सारे के सारे ज्योतिष चक्र के 132 सूर्य चंद्र हो तो 132 नक्षत्र मंडल, सारे के सारे एक ही जगह पे होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, ये सबसे बड़ी बात है परमात्मा ने बताई। एक सूर्य जो नक्षत्र में है, 132 के 32 वही नक्षत्र में होते। सरप्राइज है कि नहीं, बताओ? यही कारण है कि हर जगह एक ही तिथि, 5 भरत में एक तिथि, 5 ऐरावत में एक तिथि, 5 ऐरावत में एक साथ सूर्योदय, 5 ऐरावत में एक साथ सूर्यास्त, 5 भरत ऐरावत में एक साथ अमास, और 5 भरत ऐरावत में एक साथ पूनम, हर तिथि एक साथ। यही कारण है अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी में परमात्मा का जन्म होता है, 5 भरत में तो एक ही नक्षत्र, एक ही कल्याणक होता है। ये सरप्राइज है कि नहीं, बोलो? सरप्राइज नहीं है, क्योंकि उनकी गति ही एक है। जब उनकी गति एक है तो सब 5 में एक साथ परमात्मा जन्मेंगे, तो एक ही साथ उनका जन्म नक्षत्र आएगा कि नहीं? आएगा। और जो 24 भगवान के कल्याणक नक्षत्र तिथि एक ही होते, वो अनंत उत्सर्पिणी में एक ही आएंगे, क्योंकि अनंत उत्सर्पिणी तक सूर्य चंद्र की तो एक ही गति है कि नहीं? है। बोलो, आज मुझे लग रहा है आपको बहुत कुछ समझ में आ गया है। बहुत कुछ आकाश समझ में आ गया, क्योंकि जो स्थिति से ग्रह नक्षत्र जा रहे हैं, बराबर उसी स्थिति से 5 भरत के सभी 132 सूर्य चंद्र, 5 भरत में, 5 ऐरावत में, 5 महाविदेव में, उसके बाद 5 पूरे
कालोदधी में, लवण समुद्र में, सब जगह जितने भी चर ज्योतिष ढाई द्वीप के 132 सूर्य 132 चंद्र है, सब एक ही गति से चलते हैं और एक ही डिग्री से नक्षत्रों के साथ संबंध बनाते हैं। बराबर, बिल्कुल डिसिप्लिन से घूमते हैं। आओ, अब यहाँ पे नाम दिए गए 28 नक्षत्र में से 12 नक्षत्र कुल संगणक है। जो नक्षत्र में नियमा पूनम अमास होंगे उसको कुल संगणक कहा गया है। कुल का मतलब वही बड़े, टोटल 28 नक्षत्र में से सबसे बड़े नक्षत्र। हाँ या ना? हाँ, मुखिया बोलते हैं ना, कुल का अर्थ मुखिया है ना, कुलपति क्या होता है? तो ये नक्षत्र कुलपति है। अब उपकुल संगणक मतलब जो उप राष्ट्रपति होते हैं ना, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, बिल्कुल कुल संगणक और उपकुल संगणक इसी तरह होते हैं। तो 12 नक्षत्र उपकुल संगणक है, जैसे कि 12 राष्ट्रपति है, 12 उपराष्ट्रपति, इसी तरह से 12 कुल संगणक नक्षत्र, 12 उपकुल संगणक। और 4 नक्षत्र है कुलोपकुल होते हैं। कुलोपकुल मतलब वो कुल भी होते हैं, उपकुल भी होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे नक्षत्रों का डिवीज़न है। अब आओ, जो 12 कुल संगणक नक्षत्रों में नियमा पूनम अमास होती है, मैं उसके आपको नाम बोल रही हूँ, आपको पिक्चर भी दिख रहा है, देख लीजिए। अगर श्रावण महीना हो तो नियमा घनिष्ठा नक्षत्र में चंद्र होगा और मघा नक्षत्र में सूर्य होगा, तो वो पूनम कही जाएगी। और अगर अमावस होगी तो दोनों मघा में होंगे। बराबर? बराबर। बस इस प्रकार से आपका देखो, ये 12 का 12 कोष्टक है जो आपके सामने है, वो मैं बुक भेज दूंगी, आपको मिल जाएगा, लेकिन ये पिक्चर में भी दिख रहा है, देखो, है ना? और अगर आपको इसमें से कुल में नहीं हो रहा है, उपकुल में हो रहा है, लेकिन वो बहुत कम चांस होते हैं कि उपकुल में भी हो, या अधिक महीना हो या अधिक महीने वाला वर्ष हो तो ही। बाकी ये नियमा नक्षत्र है जिसमें पूनम और अमास होगी। ठीक है, आओ। अब हमने ये जो एरिया देखा है नक्षत्र का, ये थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि पूरा दोनों जम्बू के 2 नक्षत्रपट, तो एक नक्षत्रपट आधे में आ गया। इसका अर्थ ये हुआ कि आधे का एरिया कितना है? 1,07,000 योजन। बराबर, मैंने पहले बोला था ना, 3,16,15,000 की परिधि का आधा करो आप, तो 1,07,500 योजन। अब वो 1,07,500 योजन का एरिया है, तो उसको आपको 28 नक्षत्र में बांटना है। कितने में बांटना है? 28 नक्षत्र में। तो जरूरी नहीं कि हर एक को एक जैसा माप मिले। समझ में आया? तो ये जो एरिया है उसको यहाँ समझाया है कि हमारे 6 नक्षत्र ऐसे हैं जो 1.5 गुना एरिया लेके बैठे हैं। तो ये जो जितने योजन का एरिया है उसमें से 3,015 योजन एक नक्षत्र का, ऐसे टोटल 6 नक्षत्र है जो 1.5 गुना एरिया लेकर बैठे हैं, और वो 1.5 दिन तक चंद्र उसमें रहता है। कितने दिन तक? 1.5 दिन तक। ऐसे 6 नक्षत्र है, उसको बोला जाता है 1.5 क्षेत्री। ठीक है, उसको बोला जाता है 1.5 क्षेत्रीय नक्षत्र। और 6 नक्षत्र ऐसे हैं जो आधा ही एरिया लेकर बैठे हैं, मतलब उसमें चंद्र सिर्फ 12 घंटा ही रहता है, आधा ही दिन। 24 घंटे का एक अहोरात्र होता है, उसमें से वो आधा ही समय 12 ही घंटे रहेगा। ऐसे 6 नक्षत्र है, तो उसका एरिया कितना है? 1,005 योजन। कितना? 1,005 योजन। 1,005, ऊपर कुछ है लेकिन 1,005 आपको मानना है। अब 15 नक्षत्र ऐसे हैं जो आपने आधा नक्षत्र माना, उसका नाम है नक्तम भागी। क्या?
नक्तम भागी जो मात्र रात्रि काल रहेंगे, दिन में तो बिल्कुल नहीं। शाम 6 बजे लगेंगे, सुबह 6 बजे चंद्र निकल जाएगा। समझ में आया? सिर्फ 12 घंटा चंद्र रहेगा। और 6 नक्षत्र ऐसे हैं जो 24 घंटा चंद्र रहता है, उसको बोला गया है समक्षेत्री। तो उसका नाप तो ये दोनों के बीच में आएगा, तो 2010, कितना 2010 ऊपर थोड़ा अधिक, एक एक नक्षत्र का परिमाण ये होता है 2010 योजन। ठीक है, तो चंद्र उसमें 24 घंटे रहेगा। अगर आज शाम को लग रहा है तो कल शाम को निकल जाएगा, अगर आज सुबह लग रहा है तो कल सुबह निकल जाएगा। बराबर बराबर। और 2 नक्षत्र ऐसे हैं जैसे कि दोनों में एक एक, एक यहाँ एक वहाँ, अभिजीत नक्षत्र। अभिजीत नक्षत्र सबसे छोटे एरिया वाला बताया है। क्यों? क्योंकि ये नक्षत्र में चंद्र खंडित गति से जाता है, मतलब श्रृंखला में ये रोज नहीं जाता। 27 नक्षत्र में तो वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हर महीने में जाएगा ही जाएगा। अभिजीत नक्षत्र में वो साल में सिर्फ 3 से 4 बार जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, मतलब श्रृंखला में नहीं जाएगा। समझ में आया? हाँ, श्रृंखला से नहीं जाएगा। अब अगर ये महीने में चला गया तो और 2 महीने बाद जाएगा, फिर 8 महीने बाद भी जा सकता है, उसकी मर्जी। तो अभिजीत नक्षत्र का माप इसलिए सबसे छोटा है, खाली 630 योजन। तो वो तो नक्तम भागी से भी छोटा हो गया, तो 12 घंटे से भी छोटा हो गया 603, मतलब ये 7 घंटे से ज़्यादा नहीं रहता है। अभिजीत नक्षत्र में चंद्र 7 अगर आप श्रृंखला में जाओगे तो 7 ही घंटा। ठीक है, देखो अभी श्रृंखला में मतलब क्या हुआ कि हर 5 वर्ष में चंद्र प्रत्येक नक्षत्र में 67 टाइम्स जाएगा, 67 बार। कितनी बार? 67। हर एक नक्षत्र के अंदर चंद्र 67 बार जाता है। लेकिन अभिजीत में अगर वो उसको आपको 67 गिनना है तो 6-6 घंटे 7-7 घंटे ही गिनना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको उसको ऐसा तो होगा नहीं, चंद्र सुबह गया तो दूसरे दिन सुबह ही निकलेगा। अभिजीत में आज शाम को गया तो कल शाम को ही निकलेगा। 24 घंटे का तो उसका रास्ता रहेगा कि नहीं? हर घंटे का फिक्स माप है, तो अभिजीत का भी फिक्स माप बताया है। उसको पश्चात भागी कहा गया है, मतलब संध्या समय में ही चंद्र उसमें आता है। समक्षेत्री का है, मतलब पूरे एक अहोरात्र तक रहेगा। तो अब संध्या समय रहे, एक अहोरात्र तक रहे, मतलब क्या हो गया? ये 2010 योजन का माप हो गया। तो 2010 योजन अगर वो भोगेगा तो जाहिर है ना कि वो 607 योजन तो 67 बार तो वो जाने वाला ही नहीं है। नहीं, वो 67 बार नहीं जाने वाला है। तो यहाँ नाप ये हो गया कि अगर अभिजीत में 67 बार जाएगा तो सिर्फ 630 योजन, सिर्फ 630 योजन। और अगर वो 21 बार जाएगा, पूरे 67 महीने में 21 ही बार जाएगा, तो पूरे 2010 योजन। समझ में आई मेरी बात? इसीलिए उसको खंडित नक्षत्र बोला है, क्योंकि ये सिर्फ 21 बार जाएगा। सारे नक्षत्र में चंद्र 67 बार जाएगा 5 वर्ष के अंदर, लेकिन अभिजीत में चंद्र सिर्फ 21 बार जाएगा। जैसे गाड़ी का टायर होता है ना 5वां, बोलो रोज दौड़ता है ये टायर? नहीं, वो स्टेपनी टायर है, वो कभी कभी जाता है। तो रोज जो दौड़ते हैं वो 67 के 67 27 नक्षत्र हो गए जिसमें चंद्र रोज दौड़ रहा है। लेकिन अभिजीत ऐसा है जो पूरे 5 वर्ष में सिर्फ 21 बार चंद्र जाएगा, 67 बार नहीं। बराबर? और यहाँ परमात्मा ने एक बात बताई है, हमेशा अभिजीत में चंद्र सदा सर्वदा प्रातः काल में 44वीं अमावस्या, जो 5 वर्ष की हमारी जो अमावस्या टोटल होती है उसमें से 62 अमावस्या आएगी, उसमें से 44वीं अमावस्या में निश्चित रूप से चंद्र
अभिजीत के साथ होता ही होता है सुबह प्रातःकाल। ओके, बात समझ में आई? हाँ। अच्छा, अब सूर्य ये अमावस्या में प्रातःकाल में होता है और युगारंभ में वो संध्या काल में होता है। मतलब प्रातः काल में भी आ गया, संध्या काल में भी आ गया, तो अब जो 630 का योग तो निकल ही गया ना, 7 घंटे का योग तो हाँ। निकल गया। अब वो पूरा जब भी योग आएगा 24 घंटे का योग आएगा उसका। समझ में आ गई ये बात? ये महत्व की बात है, समझ में आ गई? तो अभी मैं अभिजीत के लिए कुछ बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए। दोनों अभिजीत नक्षत्र अगर खंडितपणे से 67 बार योग करे तो 9 मुहूर्त 27 67 मुहूर्त काल तक योग करेंगे। लेकिन ऐसा योग शास्त्र में नहीं लिखा है, क्योंकि वो खंडित हो गया तो सारे नक्षत्र के चंद्र के प्रवेश और निष्कासित समय बदल जाएगा। बराबर? बराबर। इसीलिए अभिजीत नक्षत्र को नक्षत्र का राजा कहा गया है और ये इसका भोग पश्चात भागी और समक्षेत्री ही कहा गया। तो प्रत्येक युगारंभ में चंद्र अभिजीत में ही होता है, ये ध्यान से सुनो। प्रत्येक युगारंभ के समय आषाढ़ सुद पूनम, कौन सा महीना होगा? आषाढ़ सुद पूनम। प्रत्येक युगारंभ आषाढ़ सुद पूर्णिमा के दिन ही होगा और उस दिन चंद्र अभिजीत नक्षत्र में ही होता है और पूर्णिमा है तो सूर्य पुष्य नक्षत्र में होता है। बराबर? इसका क्षेत्र सीमित है, लेकिन चंद्र उसमें सिर्फ 21 बार जाएगा 5 वर्ष के अंदर, तो वो समक्षेत्री पश्चात भागी योग करेगा। आओ, मुझे लग रहा है आज इतना बस। हाँ, क्योंकि इतनी चीज दिमाग में बिठानी है ना। थोड़ा डिफिकल्टी लग रहा है। अरे कुछ नहीं, हमको कहाँ ऊपर से आके उसको पूछना है, ये तो फिक्स गति है, उसमें क्या डिफिकल्टी? बोलो। नहीं, समझने में मेरे को तो थोड़ी डिफिकल्टी लग रही है। हाँ, तो वो तो आपको अगर पंचांग बनाने सीखना होगा तो डिफिकल्टी, उसको समझने में तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। बोलो क्या डिफिकल्टी हुई? मैं तो ये कहूंगी, देखो एक मान लो कि आपके पास 5-10 फ्लोर का बिल्डिंग है, बराबर? हाँ। तो जमीन से 5वें फ्लोर से ये ज्योतिष चक्र शुरू होता है। तो पहले फ्लोर पे सूर्य के मांडले आ गए, दूसरे फ्लोर पे चंद्र के मांडले आ गए, चंद्र के 15 मंडल, पहले फ्लोर पे सूर्य के 184 मंडल, तो उससे थोड़ी ऊंचाई के बाद चंद्र के मंडल आए, उससे थोड़ी ऊंचाई तीसरे फ्लोर पे नक्षत्र के मंडल आए। बराबर? तो अब आपको सूर्य चंद्र और तीसरे फ्लोर पे नक्षत्र है, तो नक्षत्र के नीचे सूर्य आया कि नहीं, दिखेगा कि नहीं आपको नीचे से? आप तो ग्राउंड फ्लोर से देख रहे हो, तो आप आकाश में देखोगे तो ये नक्षत्र के नीचे सूर्य आया। बोलो, मुश्किल नहीं है ना कुछ भी देखना? है मुश्किल? नहीं। हाँ, सूर्य चंद्र, हर एक नक्षत्र से सूर्य चंद्र घूमेंगे। आज यहाँ ये पहला नक्षत्र है तो उसके नीचे सूर्य आया, फिर दूसरा नक्षत्र आ गया 2 नंबर, तो उसके नीचे सूर्य गया, दूसरे नक्षत्र, फिर 3 आया तो तीसरे के नीचे गया। बोलो हुआ कि नहीं इजी? फिर आगे गया तो चौथे नक्षत्र के नीचे आया, ऐसे 5वें नक्षत्र, ऐसे 28 नक्षत्र है। बोलो क्या मुश्किल है, बताओ। अब देखो ध्यान से सुनो, आप बम्बई से निकले हो, लोनावला तक 28 हॉल्ट है आपके हिल स्टेशन। आप बम्बई से निकले, आप 28 हिल स्टेशन में घूमने जाओगे। पहला आया खंडाला, फिर आया लोनावला, फिर आया महाबलेश्वर, फिर आया सतारा। बोलो एक के बाद एक आएगा कि नहीं? आप घूम रहे हो, नक्षत्र एक एक नक्षत्र डेस्टिनेशन है सूर्य चंद्र के। जैसे आपका डेस्टिनेशन लोनावला पहले खंडाला है, ऐसे सूर्य का पहला डेस्टिनेशन पहला नक्षत्र।
फिर दूसरा डेस्टिनेशन खंड हमारा लोनावला हुआ, तो सूर्य का भी दूसरा डेस्टिनेशन, दूसरा नक्षत्र आएगा कि नहीं? हाँ, बराबर। बस ऐसे घूम के आप वापस आओगे पहले में ही। मतलब आप घूमते ही रहोगे तो आपके अलग अलग डेस्टिनेशन हर महीना आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। है कुछ मुश्किल? देखो, वापस एक बार सुनती हूँ। हाँ हाँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। बराबर। हाँ, चलो फिर अभी कल कल कौन सा दिन है? शुक्रवार। शुक्रवार। कल ले लूँ ना? हाँ, हाँ, तो 3:30 आसपास मैं लिख दूंगी, या 3:30 नहीं तो 4। ठीक है? हाँ, ठीक। 4। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपकी जय। तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, ठीक थी, मेरा गला खराब था 2 दिन, बिल्कुल वहाँ अहमदाबाद से आई ना, सर्दी हो गई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मगर समझो नहीं क्या फ़ायदा, पांचों एक साथ मेरू, पांचों एक साथ सूर्य समझाना जरूरी था ना। हाँ, आज का हमारा टॉपिक 132 सूर्य चंद्र एक साथ था। हाँ, अगर वो आप कोई क्वेश्चन ना करो और ऐसे ही सुनो तो कुछ समझ में शायद ना भी आए। हाँ, इसके लिए वो मैंने कल का एपिसोड चढ़ाया भी नहीं, और आज आपका वापस वही टॉपिक ले ली। बराबर। ठीक है। ठीक। चल, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, ध्यान रखिएगा अपने। हाँ, जय जिनेंद्र।